हे हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक एंड इंड्यूस टेराटोजेनेसिस। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में मॉर्फोजेंस और मॉर्फोजेनेसिस देखा था, तो आज हम उसकी एनोमली देखते हैं कि अगर टेराटोजेंस मॉर्फोजेंस की जगह अगर टेराटोजन एक्ट करने लग जाएँ तो बॉडी पे क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसी को हम आज देखते हैं अपना। ठीक है, और अगर आपको कनेक्ट करना तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है आपका ये चैनल का, है ना। उसके बाद इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, आपके लिए जो भी कन्वीनियंट है आप यूज़ करिए। और फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे चीज़ें जो हैं क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा आपको। थोड़ा सा टाइम मिलने दो, मैं कराऊंगा सब चीज़ें आपको, है ना। कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, अच्छे से हर चीज़ तैयार करेंगे। जो भी आपकी डिमांड होगी मैं वो भी पूरी करूँगा। ठीक है, चलो तो अब लेक्चर शुरू करते हैं। और आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देखो। प्लेलिस्ट 3 प्लेलिस्ट क्रिएट करी है मैंने, इवोल्यूशन की, नॉन कोर डेटा और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इन्हीं में लेक्चर्स चल रहे हैं अभी। तो इसके बाद मैं अगला पार्ट शुरू करूँगा जल्दी। ठीक है, तो इनका आप सीक्वेंस से टॉपिक देखिए पूरे, और हर टॉपिक आपको मिलेगा। सिलेबस का हर एक चीज़ मैंने अच्छे से कवर कराई है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। चलो भाई, तो हेडिंग देंगे जेनेटिक एंड इंड्यूस्ड टेराटोजेनेसिस। जेनेटिक एंड इंड्यूस्ड टेराटोजेनेसिस। ठीक है, तो एज़ यूजुअल सबसे पहले देखते हैं कि क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं लेक्चर में, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ टेराटोजेनेसिस। तो अगर आपको पता हो कि कुछ टेराटोजेंस होते हैं, टेराटोजेंस मतलब जैसे हमने मॉर्फोजेंस और मॉर्फोजेनेसिस पढ़ा ना एक लेक्चर में, तो जैसे मॉर्फोजेंस और मॉर्फोजेनेसिस आपका नॉर्मल प्रोसीजर जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो दैट इज़ मॉर्फोजन एक्टिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। वैसे ही कुछ टेराटोजेंस होते हैं। टेराटोजेंस क्या होते हैं? टेराटोजेंस कुछ भी हो सकता है। वो मतलब वो चीज़ें जो एक एनोमली कोज कर सकती हैं, जो डेवलपिंग आपका एम्ब्रियो है ना, उसके अंदर जो एनोमली कोज कर सकते हैं, सो दैट आर कॉल्ड टेराटोजेंस। और उस प्रोसेस को जिससे एनोमली हो रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज टेराटोजेनेसिस। समझ में आया? सबसे पहले अभी देखेंगे और भी इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन अच्छे से और लिखेंगे इसको। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जब जो जो एक प्रीनेटल स्टेज होती है, समझ रहे हो, मतलब जब बेबी डेवलप कह रहा हूँ, बेबी डिलीवर होने से पहले मदर की वूम में रहता है, तो उस टाइम को जो स्टेज होती है उसको प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीनेटल स्टेज में अगर कोई टेराटोजन ने अफेक्ट कर दिया एम्ब्रियो को, तो उसमें आपका फंक्शनल या स्ट्रक्चरल अनोमली हो सकता है। मान लो कि जो लिम्ब थे उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया प्रॉपर, कुछ टेराटोजन ने इस तरह से अफेक्ट करा, तो मान लो कुछ भी अनोमली हो सकती है। ठीक है, तो हम अपनी सहूलियत के लिए, अपनी उसके लिए हम टेराटोजेंस को दो दो कैटेगरी में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं इंड्यूस्ड टेराटोजेंस, इंड्यूस्ड। ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं जेनेटिक। ठीक है, तो इंड्यूस मतलब वो टेराटोजेनेसिस प्रोसेस, वो प्रोसेसेस जो किसी चीज़ से इंड्यूस किए गए। इंड्यूस मतलब आपको कैसे इंडक्शन मिल सकता है? मान लो आपने, जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उसने कोई गलत दवाई खा ली जो प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए थी, कोई ड्रग्स हो गया, कोई केमिकल्स हो गए, या कोई इन्फेक्शन हो गया उसको, है ना। तो इंड्यूस में आपका वही सब आएंगे, ड्रग्स आएंगे, इन्फेक्शन हो गया मान लो कोई, तो इन्फेक्शन की वजह से भी आपका टेराटोजेनेसिस हो सकता है। और क्या, आपका मान लो कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, मदर को मेटाबॉलिक कंडीशन जैसे डायबिटीज़ वगैरह है ना, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो वो सब आपका मेटाबॉलिक में। मान लो कोई फिजिकल एजेंट्स हैं, कुछ फिजिकल एजेंट, मान लो रेडिएशन है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके इंड्यूस टेराटोजेनेसिस में आएंगी, कि टेराटोजेनेसिस को इंड्यूस किया जा रहा है थ्रू दीज फैक्टर्स। एक दूसरा होता है आपका जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जेनेटिक तो आपको जीन से रिलेटेड है। तो जब जीन्स में अनोमली हो जाता है, जीन्स अनोमली, ठीक है, तो जीन्स अनोमली में आपका जेनेटिक टेराटोजेनेसिस होगा, और इंड्यूस वाले में ये जो एक्सोजीनस फैक्टर्स आपको देख रहे हो ना, ये आपका इंड्यूस टेराटोजेनेसिस कॉज करेंगे। क्लियर है इतना? वेरी गुड। तो पहले हम देखेंगे कि टेराटोजेनेसिस क्या होता है, फिर हम देखेंगे इंड्यूस्ड और जेनेटिक टेराटोजेनेसिस क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इसके जो फैक्टर्स है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 4 बेसिकली। तो मैं यहाँ पे आपको 10-12 ड्रग्स बता दूंगा, उसमें से आप 5-6 याद कर लेना आंसर राइटिंग के लिए, है ना। उसके बाद फिर कुछ इन्फेक्शन बता दूंगा 4-5 एग्जाम में लिखने के लिए। फिर मेटाबॉलिक में तो कुछ नहीं, बस नाम भी आपको पता है तो भी चल जाएगा, और फिजिकल में भी नाम है तो चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं जीन्स की अनोमली बताऊंगा कि क्या क्या जेनेटिक लेवल पे टेराटोजेनेसिस हो सकती है। ठीक है, और तो उस तरह से फिर हमारा लेक्चर कंक्लूड हो जाएगा। समझ गए? तो ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं व्हाट इज टेराटोजेनेसिस। तो यहाँ पे लिखेंगे टेराटोजेनेसिस इज द प्री नेटल टॉक्सिसिटी। मैं लिखता हूँ, आप भी लिखो। टेराटोजेनेसिस, टेराटोजेनेसिस is a prenatal toxicity characterized by the structural
स्ट्रक्चरल, जो मैंने आपको बोला स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल हो सकती है, या और फंक्शनल डिफेक्ट्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बोल लो या फीटस बोल लो, एम्ब्रियो या फीटस, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेराटोजेनेसिस, समझ गए। और इसकी वजह से क्या होगा, मतलब टेराटोजेनेसिस में आपका एम्ब्रियो का एनोमली भी हो सकता है ना, जैसे हमने फंक्शनल डिफेक्ट या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट लिखा है। बट क्या होता है, कुछ रेयर केसेस में आपका डेथ भी हो जाती है बेबी की, ठीक है। तो वो भी हो सकता है। या मान लो जो कार्सिनोजेंस होते हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है ना, तो वो जो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो हाथ का ग्रो होना था उसकी एग्जैक्ट जगह पे, लेकिन उसकी डेवलपमेंट कहीं और हो गई, है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो एक लाइन लिखो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, लिखो इट ऑल्सो इंक्लूड्स, it also includes intrauterine growth retardation, intrauterine growth retardation, या डेथ ऑफ एम्ब्रियो या फीटस, एक ही बात है, ठीक है। मतलब एक बात नहीं है, मतलब पहले एम्ब्रियो तो बाद में फीटस होता है। बट हम तो आपका जब वो बेबी मदर के अंदर होता है तो हम तो तब के टेराटोजेनेसिस तो पूरे ड्यूरेशन में कभी भी हो सकता है ना, तो इसलिए हम बोल रहे हैं, है ना। तो ये भी आप बोल सकते हो। उसके बाद बस इतना आपका इंट्रो में मतलब टेराटोजेनेसिस के इंट्रो में इतना चल जाएगा आपका, समझो। और एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टेराटोजेनेसिस के लिए एक लाइन लिख सकते हो कि द एजेंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, लिखो द एजेंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेराटोजेनेसिस आर नोन एज टेराटोजेंस, ठीक है भाई। उनको हम क्या बोलते हैं, टेराटोजेंस बोलते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा वो। अब जो टेराटोजेनेसिस होता है हमारा, टेराटोजेनेसिस यह दो तरह का होता है। एक होता है आपका इंड्यूस्ड टेराटोजेनेसिस, और एक होता है आपका जेनेटिक टेराटोजेनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंड्यूस्ड टेराटोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो लिखो दैट दो टाइप ऑफ टेराटोजेनेसिस विच आर इंड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग एजेंट्स, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, द टेराटोजेनेसिस इंड्यूस्ड बाय सर्टेन टेराटोजेंस, ठीक है। तो इसमें नाम लिख लो वही कि आपका द टेराटोजेनेसिस इंड्यूस्ड बाय सर्टेन टेराटोजेंस विच आर एज फॉलोज, ठीक है। तो उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, जो मैंने आपको भी बताया, ड्रग्स लिख सकते हो, ड्रग्स एंड केमिकल्स। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया इन्फेक्शन लिख सकते हो, तो लिखो इन्फेक्शंस। अभी इनमें डिटेल में बताऊंगा मैं क्या क्या है। तीसरा मैंने आपको बताया मेटाबॉलिक कंडीशंस इन मदर में जो मेटाबॉलिक कंडीशन होती है। और फोर्थ आपको बताया मैंने फिजिकल एजेंट्स, ठीक है। तो ये आपका इंड्यूस्ड टेराटोजेनेसिस कॉज करेंगे, समझ गए, क्लियर है इतना, वेरी गुड। अब हम पहले इसमें एक एक करके पढ़ते हैं, जेनेटिक वाला हम बाद में पढ़ेंगे। जब पहले इंड्यूस वाला हमारा खत्म हो जाएगा देन हम जेनेटिक पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले लिखो कि ड्रग्स और केमिकल्स कॉजेज जो टेराटोजेनेसिस कॉज कर रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको 10-12 ड्रग्स बता देता हूँ, उनके नाम बता देता हूँ, और क्या एनोमली वो कॉज कर रहे हैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो अगले पेज पे करते हैं इसको। तो लिखेंगे पहला ड्रग्स एंड केमिकल्स एज टेराटोजेंस, ठीक है भाई। तो कुछ ड्रग्स और कुछ केमिकल्स जो हैं, केमिकल इस साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ड्रग्स में भी तो केमिकल ही होते हैं। तो वो कैसे टेराटोजेंस का एक्ट कर रहे हैं, मतलब कैसे वो एनोमली कॉज कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलत ड्रग ले लिया प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब लेडी ने, मदर ने, तो वो कैसे एनोमली कॉज कर सकता है। तो मैं उसके कुछ नाम, ड्रग्स के नाम, केमिकल्स के नाम और उनका एग्जाम्पल जो वो एनोमली कॉज कर रहे हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो कि देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच आर यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे कॉज टेराटोजेनेसिस। देयर आर certain drugs used during pregnancy may cause teratogenesis, ठीक है भाई। तो सबसे पहला few of them are, ऐसे लिख लो few of them are,
ठीक है, तो कुछ मैं बता देता हूँ। तो देखो, आपने अगर मान लो कभी सुना हो या कभी किसी से सुना हो तो कि जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर डॉक्टर उसको ना बहुत ही सेलेक्टिव दवाइयाँ देता है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जो नॉर्मल विदाउट प्रेगनेंसी आप ले सकते हैं, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपने उनको लिया तो वो एनोमली कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका एस इनहिबिटर्स। क्या है? एस इनहिबिटर्स। ठीक है, तो एस इनहिबिटर्स क्या होते हैं आपके? एस इनहिबिटर्स आप कहाँ पे यूज़ करते हैं एस इनहिबिटर्स को? तो एस इनहिबिटर्स आपने उन लोगों को लेते हुए देखा होगा जो जैसे जो बीपी के पेशेंट होते हैं ना, इसका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है तो उसको रोकने के लिए इनहिबिटर्स हम यूज़ करते हैं, तो जनरली इनको हम एस इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो अगर ये आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे ले लिया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो डेवलपिंग बेबी है, और मेनली अगर आपने इसको सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में दे दिया, एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है, तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपने इसको दे दिया तो उसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है बेबी की, समझ लो। और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो उसके अराउंड होता है, तो उसका वो भी डिक्रीज हो जाता है अगर आपने लिया। और भी देखने को मिला, जैसे फेस में एनोमली हो गया, लिम्स में एनोमली हो सकती है, लंग्स में एनोमली हो सकता है ना, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इसकी वजह से अगर आपने एस इनहिबिटर्स ले लिए। तो बस ये 2-3 लाइन लिख लो कि दे मे कॉज किडनी डैमेज in fetus when used in second and third trimester। ठीक है, तो कुछ दवाइयाँ जो होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होती हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप उसको नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो हो गया। इसके अलावा दे ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। और क्या, ऑल्सो कॉज डिफॉर्मिटी इन लिम्स, फेस, लंग्स, है ना, इन सब चीज़ों में भी डिफॉर्मिटी कॉज कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एस इनहिबिटर्स। बहुत इतना। उसके अलावा दूसरा होता है एंटीकोगुलेंट्स। अगर आपने एंटीकोगुलेंट्स दे दिया, नाम से समझ में आ रहा है एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है, कोगुलेशन से बचाने के लिए जो देते हैं, सबसे कॉमन आपका क्या है, वारफेरिन होता है, हिपेरिन होता है, वही सब कोगुलेंट जो होते हैं। तो अगर इनको आपने मान लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे दिया एंटीकोगुलेंट्स को, मेनली मान लो मैं यहाँ पे वारफेरिन बताता हूँ आपको, अगर आपने वारफेरिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे दिया किसी प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसकी वजह से जो नेज़ल हाइपोप्लेजिया होता है ना, और जो नेज़ल ब्रिज होता है, जो नोज़ का जो ब्रिज होता है, वो डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, और उस सिंड्रोम को, जब उसका नेज़ल ब्रिज जो होता है वैसे धंसा जाता है, तो उस सिंड्रोम को हम बोलते हैं वारफेरिन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये लिख लो, वारफेरिन की वजह से जो हो रहा है, व्हेन गिवन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट प्रोड्यूसेस, वारफेरिन की बात हो रही है, इट प्रोड्यूसेस डिफेक्ट्स लाइक नेजल हाइपोप्लेजिया एंड अ डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं फीटल वारफेरिन सिंड्रोम। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। इनकी मैं डायग्राम भी है ना, जो लास्ट में अगर मुझे मिला टाइम तो मैं उसमें डायग्राम भी ऐड कर दूंगा, ताकि आपके थोड़ा दिमाग में इमेज भी बन जाए। समझ गए ना? सो दैट इज़ वारफेरिन। ठीक है, उसी तरह से मान लो अगर आपने हिपेरिन दे दिया, तो हिपेरिन जो होता है, अगर आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे हिपेरिन देना कंटिन्यू रखा लंबे टाइम तक, तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो बोन होती है उसमें पोर्स, मतलब वीक हो जाएगी बेसिकली बोन आपकी, तो ये भी हो सकता है। तो लिख लो, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ हिपेरिन may leads to osteoporosis, और प्लेटलेट का नंबर भी डिक्रीज हो सकता है अगर ज़्यादा यूज़ किया, एंड डिक्रीज इन प्लेटलेट नंबर। ठीक है, इन प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंटीकोगुलेंट्स, अगर आपने ये दिए तो। ठीक है, उसी तरह से कुछ फीमेल जो होती हैं वो एंटी डिप्रेसेंट खाती हैं, ठीक है, तो उनको मना किया जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटी डिप्रेसेंट मत खाइए। ठीक है, वैसे तो लोग नॉर्मली एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं आजकल, डिप्रेसेंट बहुत, मतलब डिप्रेशन इज़ अ मेजर कॉज अभी आज के टाइम में प्रॉब्लम है ना, तो एंटी डिप्रेसेंट लोग यूज़ करते हैं। बट प्रेगनेंसी के टाइम पे मना किया जाता है एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने एंटी डिप्रेसेंट यूज़ किए तो इनकी वजह से आपका हार्ट में डिफेक्ट हो सकता है, मसल वगैरह में डिफेक्ट हो सकता है ना, तो इन सब चीज़ों में हो सकता है। और कभी कभी क्या देखने को मिला है कि जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है ना, एक डायबिटीज़ मेलिटस होता है, एक इंसिपिडस होता है। तो जो मुझे कमेंट में बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो
इंसिपिडस जो होता है ना वो आपका देखने को मिलता है एंटी डिप्रेसेंट अगर मदर ने खाया तो बेबी में डायबिटीज़ इंसिपिडस होने के चांसेस होते हैं। तो बस ये लिख लो आप कि बर्थ डिफेक्ट इन हार्ट, ठीक है, डिक्रीज मसल टोन, ठीक है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस इन न्यूबॉर्न, ठीक है। तो न्यूबॉर्न में डायबिटीज़ इंसिपिडस भी हो सकती है। उसके अलावा अगर आपने मान लो टेट्रासाइक्लिन दे दिया, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको 3-4 बार, ठीक है। तो अगर आपने टेट्रासाइक्लिन दे दिया, टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, जो टीथ होता है उनका कलर परमानेंटली येलो कर देता है, ठीक है। तो परमानेंट येलोइंग ऑफ टीथ हो जाती है। और जो टीथ होते हैं ना वो बहुत ही वीक बनते हैं, मतलब येलोइंग आपका डेंटिन की प्रॉपर्टी होती है। इनामल और डेंटिन दो चीज़ होते हैं, तो इनामल आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, उसके अंदर आपका डेंटिन होता है। तो टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, डिफॉर्म डेंटिन बनती है वहाँ पर, तो उसकी वजह से उसमें कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ले लीजिए परमानेंट येलोइंग ऑफ टीथ एंड इंक्रीज्ड susceptibility टू कैविटीज, ठीक है। तो कैविटीज़ के लिए वो ससेप्टेबल हो जाते हैं, समझ गए। तो ये हो गया टेट्रासाइक्लिन के लिए। एंड उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो एक होता है आपका कार्बिमाजोल, ठीक है। कार्बिमाजोल आपको क्यों यूज़ करते हैं कार्बिमाजोल, तो कार्बिमाजोल जो होता है हमारा, उसको हम अगर प्रेग्नेंट लेडी यूज़ कर ले, बेसिकली जो हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है ना उसको ठीक करने के लिए हम कार्बिमाजोल देते हैं। बट अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया तो उसके से थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ है ना वो बढ़ जाता है या उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी जैसे कार्बिमाजोल है उसी की तरह एक उसकी सिस्टर है मेथीमाजोल, वो भी। तो कार्बिमाजोल या मेथीमाजोल, ठीक है। अगर आपने ये दिया तो इसकी वजह से ओवर एक्टिव एंड enlarged थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये देखने को मिलता है। उसके अलावा और मैं बताता हूँ आपको, 5 हो गए, अगले पेज पे बताता हूँ और, ठीक है। तो 5 हो गए, चढ़ा आपका सोडियम वेलप्रोएट, ठीक है। तो सोडियम वेलप्रोएट क्या होता है आपका, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली एपिलेप्सी जो होता है ना, जो बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह हो गया या एपिलेप्सी हो गया, उन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए आप सोडियम वेलप्रोएट देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली उसके लिए देते हैं, बट अगर आपने इसको एक प्रेग्नेंट लेडी को दे दिया तो उसकी वजह से फीटस में बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो क्लेफ्ट लिप और पैलेट बन गया है ना, हार्ड फेस, या जो हैंड्स वगैरह होते हैं, जो स्कल होता है उसमें डिफॉर्मिटी हो गई, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको नहीं दे सकते। सो इट इंक्रीजेज द सोडियम वेलप्रोएट may cause क्लेफ्ट पैलेट आपने देखा होगा, क्लेफ्ट लिप पैलेट, जो नॉर्मल लिप्स होते हैं आपका, उसमें यहाँ से ऐसे लिप कटा हुआ होता है बेबी का, देखा होगा। फिर वैसे ही वो लिप अगर लिप तक है तो क्लेफ्ट लिप, और अगर अंदर तक चला गया पैलेट तक तो वो क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, और भी एनोमलीज इन हार्ट, फेस, स्कल, है ना, तो उन सब में एनोमली हो सकती है सोडियम वेलप्रोएट की वजह से, ठीक है। वैसे ही आपका एस्पिरिन होता है, जैसे डिस्प्रिन आप खाते हो ना, तो डिस्प्रिन जो होती है उसमें आपका एस्पिरिन होता है। तो एस्पिरिन हो गया तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है आपका, है ना। जैसे मान लो जो बेबी है उसमें जॉन्डिस की कंडीशन देखी गई है, और जैसे जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो भी सही से नहीं हो पाता अगर एस्पिरिन का अमाउंट आपने ले लिया ज़्यादा। या फिर जब लेबर हो रहा होता है तो लेबर, जब फीमेल को डिलीवरी के टाइम पे ना लेबर जो होता है वो डिले हो जाता है, तो वो सब चीज़ें होती हैं आपके एस्पिरिन की वजह से। एस्पिरिन में आप लिख लो, तो एस्पिरिन में आप लिख सकते हो कि डिले इन स्टार्ट ऑफ लेबर, और जॉन्डिस लिख सकते हो, जॉन्डिस, ब्रेन डैमेज लिख सकते हो, ब्रेन डैमेज इन फीटस, ठीक है। तो ये सब होता है। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, अगर आपने वो एंटीबायोटिक्स ले ली, यूज़ कर ली, तो उनकी वजह से भी अनोमली हो सकता है। तो मैं 2-4 एंटीबायोटिक्स के नाम लिख देता हूँ। जैसे एक है आपका क्लोरमफेनिकोल जो होती है आपकी, ये एक एंटीबायोटिक है वैसे तो, मतलब इसको बेसिकली आई इन्फेक्शन जो होता है ना उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रेग्नेंट लेडी को दिया क्लोरमफेनिकोल तो उससे ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। सो इट मे लीड्स टू ग्रे बेबी सिंड्रोम,
ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका। उसी तरह से जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है। जो टीबी वगैरह के जो पेशेंट होते हैं ना उनको हम देते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका, अगर आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन दी तो जो बेबी डेवलप हो रहा है, जो फीटस है, उसमें जो ईयर वगैरह होता है ना उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बहरा भी हो सकता है, डेफनेस हो सकती है बेबी को, ठीक है। सो डैमेज दी fetus ear resulting in deafness, ठीक है, तो डेफनेस हो सकती है। और उसी तरह से एक दवाई और लिख लो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमको मतलब वो भी आपका एक एंटीबायोटिक है, लेकिन हम जनरली उसको देते हैं जो जैसे बोन वगैरह हो गया, जॉइंट वगैरह के जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो अगर आपने इसको प्रेग्नेंट लेडी के लिए दिया तो उसकी वजह से जॉइंट अनोमली हो जाएगी, ठीक है। तो आप लिख लो सिप्रोफ्लॉक्सासिन। मैं यहाँ पे जो दवाइयाँ बता रहा हूँ, अब ये नहीं कि तुम जाके कोई दिक्कत हो कि हाँ सर ने बताई थी ले लो, नहीं ऐसे नहीं होता है, मतलब मैं जनरल वो बता रहा हूँ, जाके ख़रीद मत लेना। सो इट कॉज जॉइंट एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो ये आपके एंटीबायोटिक हो गए। वैसे ही आपका जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम एंटी नियोप्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी नियोप्लास्टिक, ठीक है। तो एंटी नियोप्लास्टिक में आपका 2-3 एंटी नियोप्लास्टिक बता देता हूँ। जैसे बुसल्फान होती है एक, बुसल्फान, ठीक है। तो बुसल्फान आपकी जो कैंसरस ग्रोथ होती है ना उसको रोकने के लिए देते हैं, बट अगर प्रेग्नेंट लेडी में दी जा रही है तो आपकी उसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इट मे लीड्स टू बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है। और मतलब बर्थ डिफेक्ट में भी हो गया, प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, प्री मैच्योर डिलीवरी वो भी कॉज कर सकता है बुसल्फान। वैसे ही एक और होता है आपका क्लोरम ब्यूसिल। तो क्लोरम ब्यूसिल जो होती है ये आपका, अगर आपने क्लोरम ब्यूसिल दे दी, ये भी एंटी न्यूप्लास्टिक है, मतलब कैंसरस ग्रोथ को रोकती है, बट इसकी वजह से आपका क्लेफ्ट पैलेट या जो लोअर जो होता है ना मैंडिबल, तो मैंडिबल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता किसी किसी केस में जब आप क्लोरम ब्यूसिल दे देते हैं। सो क्लेफ्ट पैलेट है ना, और अंडर डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल बहुत छोटा सा हो जाता है, तो ये आपका हो गया। उसी तरह से अगर आपने एक नाम सुना हो थैलिडोमाइड का, थैलिडोमाइड क्या होती है? ये भी आपका कैंसर वगैरह को ट्रीट करने में आप दे देते हैं, बट मेनली जब इसको लाया गया तो लेप्रोसी के लिए था। तो लेप्रोसी क्या होता है, अगर आपको पता तो बताओ। बेसिकली लेप्रोसी जो होता है ना एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जिसकी वजह से नर्व्स, स्किन है ना, नोज़ वगैरह ये सब इन्फेक्शन उसको घेर लेता है। तो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम थैलिडोमाइड देते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको देखी गई है थैलिडोमाइड में कि जो बेबी होता है जब वो बोर्न होता है तो उसके जो लिम्स होते हैं ना वो बहुत ही छोटे छोटे जाते हैं, जिसको हम सील लिम्स बोलते हैं। मतलब नॉर्मल बॉडी तो आपकी ऐसी रहेगी जैसी बॉडी है, बट जो लिम्स होंगे ना ऐसे छोटे छोटे से, जैसे सील आपने देखी है, सील, हाँ, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे इतने इतने से उसके हाथ हो जाते हैं, तो सील लिम्स दिखा दूंगा इसकी फोटो में। सो इट कॉजेज फोकोमीलिया किसको बोलते हैं? सील लिम, ठीक है, छोटे छोटे लिम। सो दैट इज थैलिडोमाइड। उसी तरह से आपका एक और होता है, आपने रेटिनोइक एसिड पढ़ा था, रेटिनोइक एसिड दिख रहा है, एक सेकेंड। रेटिनोइक एसिड हमने मॉर्फोजन में देखा था कि मॉर्फोजन होता है रेटिनोइक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिफरेंशिएशन के लिए। तो उन सब चीज़ों में रेटिनोइक एसिड, ये असल में विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। तो ये उन सब चीज़ों में जब एम्ब्रियोनिक ग्रोथ हो रही होती है तो सेल डिफरेंशिएशन, सेल स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, उन सब में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर बहुत ज़्यादा मदर की बॉडी में पहुँच गए हैं तो उसकी वजह से आपका जब बेबी में मतलब जब बेबी तक पहुंचेगा तो बेबी की जो वो है ना एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो बननी है उसकी, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस के फॉर्मेशन में एनोमली आ जाएगी। तो ये लिख लो, एक्सिस रेटिनोइक एसिड कॉजेज एबनॉर्मेलिटीज इन पोर्शंस ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। तो दैट इज रेटिनोइक एसिड। तो ये इतने मैंने आपको 10-11 लिख दिए हैं, इसमें से आप 5-6 भी याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। जो आपको इजी लगे, जो आपको याद करने में आसान हो, वो आप याद कर लें। समझ गए? सो दैट इज ऑल अबाउट दी ड्रग्स एंड केमिकल्स विच आर एक्टिंग एज अ टेराटोजेंस। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन के बता दूँ, 2-3 वायरस बता देता हूँ और एक आध बैक्टीरिया के नाम बता देता हूँ ताकि आपको उसमें भी आप कुछ लिख दो, ठीक है। तो अगले पेज पे बताता हूँ। ओके, सो इन्फेक्शंस एज टेराटोजेंस, ठीक है।
तो इसमें आपके 2-3 इन्फेक्शन के नाम लिख लो। एक रूबेला वायरस लिख लो, रूबेला वायरस, ठीक है। फिर एक साइटोमेगेलो वायरस लिख लो, साइटोमेगेलो वायरस, ठीक है। और एक आपका ट्रिपेनोमा पैलिडियम लिख लो, ट्रिपेनोमा पैलिडियम, ठीक है। और एक आपका टॉक्सोप्लाज्मा लिख लो, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ठीक है। तो ये आपके 4 इन्फेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो रूबेला वायरस बेसिकली अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी को रूबेला वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से जो बेबी, जो फीटस है, उसकी जो आँखें हैं ना, उसमें कैटरैक्ट हो सकता है, मतलब कैटरैक्ट हो जाएगा, या हार्ट का अनोमली हो जाएगी, या डेफनेस भी हो सकती है। रूबेला वायरस के केसेस में देखने को ऐसा मिला। तो आप यहाँ पे लिख लो कि ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर रूबेला वायरस इन्फेक्शन कैन कॉज, आप पूरा लिखना, कैन कॉज infant eye cataract, can cause eye cataract, heart malformation और deafness, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉज कर सकता है रूबेला वायरस। फिर ऐसी साइटोमेगेलो वायरस है आपका, अगर ये हो गया तो इसकी वजह से, अगर मान लो शुरू के टाइम में हुआ, मतलब एम्ब्रियोनिक टाइम पे हुआ, तो इसको बेबी झेल नहीं पाता है, तो बेबी की डेथ हो जाती है। बेसिकली फेटल होता है ये अगर एम्ब्रियोनिक टाइम में हो। बट अगर फीटस के टाइम पे हुआ, ठीक है, तो फीटस के टाइम पर इसमें जो एनोमली होती है वो बेसिकली डेफनेस, ब्लाइंडनेस या सेरिब्रल पाल्सी, ये सब देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे लिख लो कि ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट साइटोमेगेलो वायरस इज फेटल, ठीक है। बट ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट it may cause blindness कर सकता है, और deafness कर सकता है, cerebral palsy कर सकता है, ठीक है, ये सब कर सकता है। फिर उसके बाद आपका ट्रिपेनोमा पैलिडियम है। ट्रिपेनोमा पैलिडियम जो होता है आपका, दिस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस, ठीक है। तो सिफिलिस हो सकता है, और सिफिलिस हो सकता है। तो मदर में अगर सिफिलिस हुआ तो फीटस की डेथ भी हो सकती है, या फिर अगर बेबी बॉर्न भी हुआ तो उसमें डेफनेस वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आप लिख लो कि कॉजेज सिफिलिस एंड कैन किल फीटस इन अर्ली स्टेजेस, ठीक है। एंड डेफनेस भी कॉज करता है, डेफनेस, ठीक है, ऑल्सो कॉजेज डेफनेस, ऐसे लिख लो। फिर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ये आपका अगर ये प्रोटोजोन होता है आपका, तो अगर ये तो बैक्टीरिया ट्रिपेनोमा, ये आपका टॉक्सोप्लाज्मा प्रोटोजोन है। तो बेसिकली अगर इसका इन्फेक्शन हुआ तो आई डिफेक्ट हो सकता है, ब्रेन डिफेक्ट हो सकता है, तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से हो सकती है। सो इट मे कॉज आई ब्रेन डिफेक्ट्स, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये सब हो गया आपका इन्फेक्शन एज टेराटोजन। तो इन्फेक्शन भी हमने देख लिया टेराटोजन्स की तरह। तो तीसरा आप लिख लो मेटाबॉलिक कंडीशंस इन मदर। तो इसमें आप लिख सकते हो डायबिटीज़ हो गया, तो अगर मदर को डायबिटीज़ है तो बेबी में एनोमली होने के चांसेस हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कोई, ठीक है, तो वो हो सकता है, ये मेटाबॉलिज्म की वजह से है। फिर डाइटरी डेफिशिएंसी, ठीक है। डाइटरी डेफिशिएंसी मतलब मान लो मदर को अनीमिया है, या मदर में और कोई विटामिन या किसी और चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है बेबी की ग्रोथ पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सो दैट इज़ मेटाबॉलिक। एंड लास्ट में आपको लिख सकता हूँ फिजिकल एजेंट्स एज टेराटोजेंस, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसको हम रेडिएशन से एक्सपोज नहीं करते हैं, मतलब उसमें अगर एक्सरे होना होता तो वो भी हम नहीं करते हैं। कोई भी किसी भी तरह की जो रेडिएशन एक्सपोजर होने के चांसेस होते हैं ना, वो हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया तो मान लो मदर के डीएनए पे कोई इफेक्ट ना पड़े, बट जो ग्रोइंग बेबी है उसका जो डीएनए होता है उस पर प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें ऑल्ट्रेशन देखने को मिली है, कुछ भी म्यूटेशन भी हो जाता है ना, क्योंकि हाई एनर्जी रेडिएशन अगर आप डालोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले में लिख लो आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। दे कैन कॉज डीएनए स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन या डीएनए स्ट्रक्चर ऑल्टर, दे कैन ऑल्टर द डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर ऑल्टर कर सकती हैं। उसके अलावा मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मदर को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया, फीवर बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा हीट की कंडीशन में रह रही है मदर, तो उसकी वजह से भी डीएनए में जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एक तो ये हो गया आपका, एक आपका फीवर हो गया हाई ग्रेड फीवर, या हीट की कंडीशन है तो उसमें भी आपका डीएनए
डैमेज हो सकता है, ठीक है। और मान लो मदर जो है वो अल्कोहल पीती है, ठीक है, तो अल्कोहल पीती है तो उसकी वजह से भी अनोमली हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है। बस नाम देख लो कि क्या क्या। सिगरेट, अगर मदर सिगरेट पीती है तो सिगरेट पीने की वजह से भी आपका अनोमली हो सकती है, सिगार पीने से भी हो सकती है ना। तो ऐसी सब चीज़ें नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। वैसे तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, समझ गए। सो दीज आर दी इंड्यूस्ड टेराटोजेंस हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ जेनेटिक वाला, कि जेनेटिक लेवल पे जो जीन अनोमली है वो कैसे आपका टेराटोजेनेसिस कॉज करती है, ठीक है। चलो अगले पेज पे आते हैं। तो जेनेटिक टेराटोजेनेसिस देखते हैं। जेनेटिक टेराटोजेनेसिस, ठीक है। तो जेनेटिक टेराटोजेनेसिस में होगा क्या, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होंगे जो एनोमली कॉज करेंगे, उसकी वजह से जो बेबी बाय बर्थ ही डिफेक्टिव पैदा होता है, या मतलब मेजोरिटी केसेस में बाय बर्थ डिफेक्टिव होता है, बट कुछ केसेस में क्या होता है बाय डिफेक्टिव तो होता है लेकिन बाद में जाके पता चलता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो स्ट्रक्चर उसमें नॉर्मली हो रहे थे उनकी ग्रोथ ही ना हुई हो, या मान लो उसमें ग्रोथ हुई है लेकिन वो डिलेड हो गई तो वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाए, है ना। या मान लो ग्रोथ होनी थी बट वो सही से नहीं हो पाई, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो द जेनेटिक टेराटोजेनेसिस। तो इसमें 2-3 लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद जो कॉजेज हैं मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। तो लिखो, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ सिवियर डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल डेवलपमेंटल पैटर्न ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से सीवियर डेविएशन हो जाती है उसके डेवलपमेंटल पैटर्न से, ओके। एंड इट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। इट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ मालफॉर्मेशंस, ठीक है। और जो मालफॉर्मेशन होगी उसमें मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर की या तो ग्रोथ डिले हो जाएगी, या वो अरेस्ट हो जाएगी, या मिसडायरेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये भी पॉइंट भी लिख लो आप कि इन अ मालफॉर्मेशन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज अरेस्टेड, डिलेड और मिसडायरेक्टेड, ठीक है। तो इन अ मालफॉर्मेशन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज अरेस्टेड, डिलेड और misdirected early in the embryonic development, and जो इनकी वजह से जो डिफेक्ट होगा वो आपका परमानेंट होगा। तो जो इनका मतलब जैसे हमने देखा ना कि डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज अरेस्टेड, डिलेड और मिसडायरेक्टेड अर्ली इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड इट्स इफेक्ट इनका जो इफेक्ट होगा इज परमानेंट, इफेक्ट इनका परमानेंट होगा, समझ गए भी। सो दैट इज द जेनेटिक टेराटोजेनेसिस। अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं आपके, फैक्टर्स कॉजिंग जेनेटिक टेराटोजेनेसिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5-6 फैक्टर बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो सबसे पहला होता है आपका कि मान लो कोई जीन था तो उस जीन में म्यूटेशन हो गया, तो जीन म्यूटेशन होने की वजह से कोई चीज़ बनने वाली थी वो नहीं बनी, या वो बहुत ही बेकार तरीके से बनी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, एनीरीडिया क्या होता है कि जो आयरिस का डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तो एक जीन होता है पैक्स6 करके, क्या नाम होता है, पैक्स6। तो ये पैक्स6 जीन जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपका आयरिस फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इस पैक्स6 जीन में म्यूटेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से आयरिस फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और इस कंडीशन को बोलते हैं एनीरीडिया। क्या बोलते हैं, एनीरीडिया। तो आप पहले कंडीशन में लिखो कि सिंगल जीन मालफॉर्मेशन, एग्जाम्पल में लिख लो, और एक लाइन लिख लो, ड्यू टू दी सिंगल जीन म्यूटेशन, और एग्जाम्पल आपका ये लिख लो, पैक्स6 gene is responsible for the iris formation, but due to the mutation in PAX6 genes, the iris didn't form, and the condition is known as aniridia, A-N-I-R-I-D-I, aniridia. समझ गए? So aniridia means absence of iris. So this is the single gene mutation. मान लो कभी कभी क्या होगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट मालफॉर्मेशन हो गया। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, एक होता है रिसेसिव। तो ऑटोसोमल हमारे पास 22+ सेक्स क्रोमोसोम्स है ना, तो ये ऑटोसोम्स होते हैं। तो अगर इनमें दोनों के दोनों में हो गया तो डोमिनेंट होगा आपका, मतलब दोनों में हुआ या एक में हुआ, तो दूसरा जो इसके साथ है अगर वो रिसेसिव है तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव को ओवरशेड कर लेता है। तो अगर दोनों में या दोनों में से किसी एक में भी हुआ और उसकी वजह से इफेक्ट इमीडिएट जनरेशन में शो हो रहा है, मान लो
ये मदर फादर थे, इनमें कोई एनोमली थी, ठीक है, तो मान लो वो जो एनोमली थी वो डोमिनेंट ऑटोसोम से रिलेटेड थी, तो जब इनकी प्रोजेनी होगी तो वो इसमें शो होगी होगी, समझ रहे हो, भले ही सिर्फ फादर में थी और मदर में नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ बना कि इसका जो एक्स है, इसका एक्स एक्स है, तो वो आपका मान लो सेक्स लिंक था और डोमिनेंट भी था, सॉरी सेक्स लिंक कह रहा हूँ, ऑटोसोमल था और डोमिनेंट था, तो वो अगली जनरेशन में शो होगा। तो डोमिनेंट का मतलब ही होता है कि हर जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, किसी भी जनरेशन में अपने आप को छोड़ता नहीं है। तो एक तो हो गया डोमिनेंट। दूसरा होता है रिसेसिव। रिसेसिव मतलब कि जब दोनों की, जब इसमें भी और इसमें भी दोनों में होगा तभी आपका रिसेसिव एक्सप्रेस होता है। तो रिसेसिव जो होता है आपका वो जनरेशन को स्किप भी कर देता है, ठीक है। तो कुछ मैं आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट मालफॉर्मेशन बता देता हूँ। ऑटोसोमल डोमिनेंट मालफॉर्मेशन, ये हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे, जब हम हेरिडिटी पढ़ेंगे जेनेटिक्स में तो वहाँ भी आएगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट मालफॉर्मेशन में जो 2-3 एग्जांपल आप लिख लो। एक होता है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम ये आपका डिटेल में आएगा, वहाँ पे हेरिडिटी में पढ़ेंगे। बस अभी इतना जान लो कि एक FBN करके एक जीन होता है, FBN1, ये एक जीन होता है। इस जीन में क्या होता है, इसमें डिफेक्ट हो जाता है, और इसमें डिफेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि जो मतलब जो वो होगा, जो इंडिविजुअल होगा, उसके जो मार्फन मतलब होता है लंबे लंबे हाथ पैर हो जाते हैं उसके, ठीक है, लॉन्ग लिम्स है ना, पतली पतली फिंगर्स होती हैं। हार्ट में डिफेक्ट्स हो सकता है, लंग में, आई में, इन सब में डिफेक्ट्स हो सकता है, बट बेसिकली वो बहुत लंबा हो जाता है, पतले पतले हाथ पैर हो जाते हैं, लिम्स लंबे हो जाते हैं, समझ गए। तो ये आपका मार्फन सिंड्रोम होता है। तो बस एक लाइन में लिख लो कि जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिटेल में हम वहाँ पढ़ेंगे, तो कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। एंड कॉज बाय ड्यू टू द डिफेक्ट इन FBN1 जीन। तो ये आप 2 लाइन में लिख लो। और अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है मार्फन सिंड्रोम की, क्या होता क्या है, तो जनरली ये टॉल होते हैं, है ना, लॉन्ग लिम्स होते हैं इनके, और थिन फिंगर्स होती हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिफेक्ट्स इन आई, लंग्स, हार्ट, वॉल्स, ये सब है ना। तो ये सब होता है मार्फन सिंड्रोम। तो एक तो डोमिनेंट हो गई आपकी मार्फन सिंड्रोम। एक और डोमिनेंट में बता देता हूँ जिसका नाम है एकोंड्रोप्लेजिया। क्या नाम है, एकोंड्रोप्लेजिया। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना ऑटोसोमल डोमिनेंट में, कभी आप बाद में भूल जाओ, कि इट इज़ ड्यू टू वन और बोथ म्यूटेटेड जीन कॉपी। इट इज़ ड्यू टू वन और बोथ, मतलब जो डोमिनेंट है या तो वो एक होगा या दोनों भी हो सकते हैं, बट डोमिनेंट है कंडीशन तो वो एक्सप्रेस होगी वन और बोथ म्यूटेटेड जीन कॉपी, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल लिख लो आप इसमें, एकोंड्रोप्लेजिया। एकोंड्रोप्लेजिया क्या होता है, एकोंड्रोप्लेजिया में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो स्ट्रेचर होता है वो छोटा हो जाता है, मतलब ऑर्गेनिज्म इसमें लंबा हो रहा था, इसमें छोटा हो जाता है, बस यही फ़र्क है। तो इसमें लिख लो कि डॉर्फ इंडिविजुअल्स हैव शॉर्ट स्टैचर्स, डॉर्फ हैव शॉर्ट स्टेचर, ठीक है। तो ये आपका एकोंड्रोप्लेजिया होता है, लगभग 1 इन मतलब 25,000 में किसी एक को होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि ये भी आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट मालफॉर्मेशन है। तो 2 एग्जांपल आपको यहाँ पे इसके याद रखने। अब मैं आपको ऑटोसोमल रिसेसिव बताता हूँ, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में यहाँ पे जो आप एक लाइन लिखोगे तो वहाँ पे लिखना इट इज़ ड्यू टू, लिखना बोथ द कॉपीज ऑफ द जीन्स मस्ट बी म्यूटेटेड, इसलिए लिखना इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन इन बोथ द कॉपीज ऑफ द जीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 और बोथ था ना, मतलब एक में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, बट वहाँ पर दोनों में ही होगा। तो लिखो ऑटोसोमल recessive malformation. So it is due to the mutation in both the copies of the gene, ठीक है। जो पेरेंट से ऑर्गेनिज्म में जा रहा है तो दोनों में होना चाहिए, तभी आपका रिसेसिव वाला होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। तो इसमें भी 2-3 एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने अगर नाम सुना हो क्लेफ्ट पैलेट, तो क्लेफ्ट पैलेट आपका ऑटोसोमल रिसेसिव मालफॉर्मेशन की वजह से होता है, मतलब जो अभी मैंने बताया ना, पैलेट जो होता है क्लेफ्ट हो जाता है, वो उसमें बीच में दरार आ जाती है। फिर ऐसी स्पाइना बाइफिडा होता है, उसमें वर्टिब्रल कॉलम में एनोमली हो जाती है। फिर ऐसी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होता है, उसमें क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो अपनी मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल आप लिख लो। चलो मैं लिख देता हूँ, लिखो एग्जाम्पल इसमें, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। तो ये दिस इज द बोनी डिफेक्ट इन वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और दूसरा आप लिख सकते हो क्लेफ्ट पैलेट में, तो क्लेफ्ट पैलेट तो मैं आपको बता चुका हूँ।
तो इसमें क्या होता है, अगर किसी को क्लेफ्ट पैलेट होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी भाई, वो पैलेट खुला हुआ है ना, तो उसमें से ड्रिंकिंग नहीं कर पाएगा, है ना, बोल नहीं पाएगा सही से, कुछ खा नहीं पाएगा, स्वेलोइंग नहीं हो पाएगी सही से, तो ये सब डिफेक्ट में प्रॉब्लम आएगी। फिर ऐसी एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA, ठीक है। तो SMA बेसिकली क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब जो इंडिविजुअल होगा, वो अपनी जो मसल मूवमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर सकता सही से। क्यों? क्योंकि इसमें जो नर्वस सिस्टम है ना, उसमें उसी की प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ अ न्यूरोमस्कुलर डिजीज, न्यूरोमस्कुलर डिजीज, एंड विच इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजनरेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, कैरेक्टराइज्ड बाय द, मैं एक लाइन इसलिए भी लिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, याद करने में आसानी हो जाए। सो कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजनरेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, ठीक है। तो ये कंट्रोल नहीं कर पाता। सो दैट इज दी ऑटोसोमल रिसेसिव के हमने एग्जांपल लिखे। उसके बाद एन्यूप्लॉइडी भी लिख सकते हो, फोर्थ में लिख लो एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी में जैसे इसका एग्जांपल है आपका वो डाउन सिंड्रोम, अगर आपने सुना हो तो डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है आपका कि जो 21st क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होगा आपका जो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ड्रूलिंग टंग जो होती है आपकी वाइड हो जाती है ना, जो फीचर्स होते हैं। मैं एक पिक्चर दिखा दूंगा आपको डाउन सिंड्रोम बेबी की, ठीक है। तो कैसा होता है, मतलब बेसिकली न्यूरल ग्रोथ भी, मतलब जो न्यूरल सिस्टम जो होता है ना, वो भी इनका सही से काम नहीं कर पाता है। सो दैट इज डाउन सिंड्रोम। 5वें में आप लिख लो कुछ एक्स लिंक्ड भी जीन डिफेक्ट देखने को मिलता है आपके। जैसे आपने अगर सुना हो रेट सिंड्रोम, ये एक्स जो क्रोमोसोम है हमारा उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है जो जिसको रेट सिंड्रोम होती है, वैसे तो बहुत रेयर होती है, बट रेट सिंड्रोम वाले जो होते हैं ना, उनका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी का, वो ख़राब हो जाता है। मतलब वो मूवमेंट जो होता है उनमें इम्पेयरमेंट हो जाएगा, या न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो वो सब चीज़ें रेट सिंड्रोम में होती हैं आपकी, ठीक है। बस एक लाइन में लिख लो न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, रेट सिंड्रोम में। तो ये आपका हो गया एक्स लिंक। तो इसी बस यही आपके कुछ हमने देख लिए जेनेटिक टेराटोजेंस क्या है आपके, ठीक है। सो अच्छा, अब अगर मान लो किसी को एनोमली हो रही है, मान लो कोई टेराटोजेनेसिस को हो गई किसी को, तो क्या करेगा फिर वो क्या करेगा, मतलब अगर किसी को मान लो पता चल गया कि हाँ भाई बेबी में जो है प्रॉब्लम है, तो अब क्या होता है कि अर्ली कुछ हमारी ना साइंस जो हमारी तरक्की कर गई है, तो अब साइंस तरक्की कर गई है तो क्या है कि हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल्स आ गए हैं कि हम डायग्नोस कर सकते हैं कुछ डिजीज। जैसे डाउन सिंड्रोम है, हम बता सकते हैं डेवलपिंग बेबी में कि डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है ना, क्रोमोसोमल पैटर्निंग करके उसका वगैरह, तो उससे हमें पता चलता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों में, अगर ये प्रॉब्लम किसी में हो रही है तो अब हम उनको अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो अर्ली ट्रीटमेंट अगर प्रोवाइड करा देंगे, मान लो अगर डाउन सिंड्रोम ठीक हो सकता है तो ठीक है, वैसे तो ठीक नहीं होता, बट अगर ठीक नहीं है तो पेरेंट्स को बता देंगे कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है आपके बेबी में, तो आप जो है बेबी अबॉर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी आपका एनोमली वाला बेबी ग्रो कराने में प्रॉब्लम होती है ना, तो कोई क्यों ही चाहेगा, ठीक है। तो देखो भाई, ये थोड़े से चित्र देख लेते हैं। तो देख रहे हो, ये नेजल सेप्टम, तो ये हमने देखा था वार्फरिन सिंड्रोम जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो दिस इज़ फीटल वार्फरिन सिंड्रोम। अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज ये टेट्रासाइक्लिन की वजह से येलोइंग ऑफ द टीथ, देख रहे हो कितने गंदे से दांत हो गए हैं इसके। तो दिस इज टेट्रासाइक्लिन अनोमली, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट आपका, ये देखो ये क्लेफ्ट लिप है आपका, लिप में क्लेफ्ट आ गया। देखो अगर एक साइड आया तो यूनिलेटरल क्लेफ्ट, और अगर दोनों साइड क्लेफ्ट आ गया तो आपका बायलेटरल क्लेफ्ट। ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कुछ लोगों को ना, बाई बर्थ ही क्लेफ्ट होता है तो सर्जरी करके फिर इसको ठीक करते हैं, बट थोड़ा सा मार्क रह जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ यूनिलेटरल एंड दैट इज़ बायलेटरल। और अगर आपका क्लेफ्ट मतलब लिप नहीं है, सिर्फ पैलेट है, तो आप इस वाले में देख रहे हो ये अंदर से पैलेट में क्लेफ्ट है, और अगर लिप के साथ साथ ये लिप में है और लिप के साथ साथ आपका पैलेट तक एक्सटेंड हो गया तो हम इसको क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट मैंने आपको बताया, ठीक है। ये देखो ये आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये लिथार्जिक आई होती है यहाँ पे, है ना, ब्लू स्किन हो जाती है। तो ये हमने देखा ना क्लोरम फेनिकोल की वजह से जो होता है। सो दैट इज दिस इज
ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये नेक्स्ट देखो, दिस इज़ फोकोमिलिया। ये देख रहे हो हाथ, जो उसके हैंड है और ये जो लेग्स हैं सील लाइक हो गए हैं, छोटे छोटे, है ना। तो दिस इज़ थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड अनोमली कॉल्ड एज फोकोमिलिया। ये देखो, ये आपका आयरिस एब्सेंट हो गई इसमें, ये एनीरिडिया का केस है आपका, है ना। तो जो मैंने आपको बताया था जेनेटिक वाले में, तो ये आपका एनीरिडिया हो गया। ये देखेंगे, दिस इज़ मार्फन सिंड्रोम। देख रहे हो कितने लंबे लंबे पैर हो गए इसके, ये देखो, और हाथ भी देखो कितने बेचारे के अजीब से हो गए, है ना। सो दिस इज़ मार्फन सिंड्रोम। तो मार्फन सिंड्रोम आपका FBN1 जीन की वजह से, जो मैंने आपको बताया था, सो दैट इज़ मार्फन सिंड्रोम। ओके, दिस वन इज़ एकोंड्रोप्लेजिया। देखो शॉर्ट स्टेचर है, छोटा हो गया, डॉर्फिज्म वाला हिसाब है, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा तो उसमें एक छोटे स्टेचर का बंदा था, मुझे उसका नाम बताओ फटाफट से, क्या नाम था, ठीक है। दिस वन इज़ स्पाइना बाइफिडा। तो इसका जो स्पाइन है, देख रहे हो आप, स्पाइन में क्लोजर नहीं हो पाया सही से, ठीक है। तो ये ओपन ही रह गया, जिसकी वजह से डिफेक्ट आ गया, तो स्पाइना बाइफिडा। ओके, ये देखो इस बेबी को देख रहे हो, दिस इज स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ये अपना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब जो फंक्शन है वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा। दिस वन इज़ डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी की वजह से, जो हमने देखा था, है ना। तो ये आपका जो टंग है, मुंह इसका हमेशा खुला रहेगा, जो हाथ हैं इसके, जो वो आपके छोटे छोटे होंगे, और ये मतलब न्यूरोमस्कुलर इसमें भी नहीं है सही से, और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी नहीं होती हैं इसमें। तो ये सब ड्रूलिंग माउथ होता है ना। तो ऐसे ये सब इसके फीचर्स है। ये लास्ट है आपका रेड सिंड्रोम। ये आपका डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है ना इसमें, सो दैट इज़ रेड सिंड्रोम। तो ये सारे जितने भी थे मैंने आपको बता दिए, है ना। तो बस ये बताना था। तो इस तरह से हमने आपका इंड्यूस्ड और जेनेटिक टेराटोजेनेसिस में जितने भी रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने कर ली हैं, ठीक है। तो इतना बहुत है एग्ज़ाम के लिए, अगर एग्ज़ाम में आता है तो इतना लिख के आ जाओगे, मोर देन सफिशिएंट है। अगर फिर भी कुछ लग रहा है कि हाँ भाई कुछ और ज़्यादा डिटेल में चाहिए, तो बताओ, कमेंट करो, मैसेज करो, जो भी आपको अच्छा लगे वो करो। और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। शेयर करेंगे भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचेंगी, जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।